हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम अपनी जो बेसिक ट्रेनिंग की सीरीज है इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सो तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने करीब 4 से 5 क्लास जो है देख रखी है और अभी इसके आगे बढ़ते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किट्स के बारे में। तो दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली जो है शाम को 8 बजे यूट्यूब पर आप लाइव मिलेंगे। दोस्तों, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की आज जो क्लास है ये 5वीं क्लास है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक सर्किट की, यानी वो सर्किटें जो कॉमनली यूज होती हैं, जैसे चार्जिंग सर्किट, इग्निशन सर्किट, लाइटिंग सर्किट, सेल्फ स्टार्टर सर्किट। ये सारी सर्किटें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज जो अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, चार्जिंग सर्किट के बारे में। ऑलरेडी जो है जब मैं पीछे एक एक पार्ट पढ़ा रहा था तो उसमें जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ है। तो कंप्लीट तीनों को एक साथ जो है डिस्कस कर लेते हैं। चार्जिंग सिस्टम क्या करता है, बाइक का चार्जिंग सिस्टम बैटरी को चार्ज करता है। किसको चार्ज करता है, बैटरी को चार्ज करता है। इंजन चलने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है। एक तो ये क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है और इंजन चलने पर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करता है जिससे ओवर चार्ज से बचा जा सके। तो ये आपका क्या है, चार्जिंग सिस्टम के काम है। अगर इसके मुख्य भाग की बात करें तो अल्टरनेटर यानी स्टेटर एंड रोटर की बात कर रहा है, जो करंट जनरेट करता है। ये आपका अल्टरनेटर है जिसमें आपका ये रोटर जिसको फ्लाईव्हील और ये स्टेटर, ये दोनों पार्ट आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल्टरनेटर क्या है, यानी इसको मैग्नेट असेंबली भी बोला जाता है कि और एसीजी भी बोलते हैं, अल्टरनेटर करंट जनरेटर। ठीक है, एसीजी अल्टरनेटर या आप बोलते हो मैग्नेट असेंबली। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या काम करता है तो आप बोलोगे कि जो है अल्टरनेटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी ये बिजली बनाता है। बाइक में इसे मैग्नेट असेंबली या एसीजी भी कहते हैं। ये एसी करंट जनरेट करता है। कौन सा करंट जनरेट करता है, एसी करंट जनरेट करता है। इसमें स्टेटर पे क्या है, आपका कॉइल लगा है और जो फ्लाईव्हील होता है यानी कि रोटर, इसके अंदर मैग्नेट लगे होते हैं। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आता है आरआर यूनिट। ये है आपका आरआर यूनिट। ठीक है। अब ये अलग अलग शेप और साइज के होते हैं, अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है। इसका काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। क्या करना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है। और ये रेगुलेशन का भी काम करता है, यानी वोल्टेज को कंट्रोल करता है और रेक्टिफायर का भी काम करता है। किसका, रेक्टिफायर का भी काम करता है, इधर लिखा नहीं है। ठीक है। रेक्टिफायर मतलब होता है कि वोल्टेज को, ठीक है, जैसे ये रेगुलेटर मतलब वोल्टेज को कंट्रोल करता है, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये होता है रेक्टिफायर। ये दोनों देखो अंदर एक ही में होते हैं, यानी कि कंबाइंड इसी असेंबली में इसके दो हिस्से होते हैं। एक रेगुलेटर होता है, एक रेक्टिफायर होता है। ठीक है, रेक्टिफायर एसी से डीसी बनाता है और रेगुलेटर जो होता है वोल्टेज को कंट्रोल करता है। इसमें तीसरा पार्ट आता है चार्जिंग सिस्टम में, बैटरी। तो बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, डीसी करंट को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पे सप्लाई करता है। ऑलरेडी इन सभी तीनों पॉइंट्स के ऊपर मैंने काफी डिटेल्स में डिस्कशन किया था। अगर हम लोग नॉर्मली बोलचाल की भाषा में इतना ही समझते हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल्स वीडियो पढ़ना है, डिटेल्स में जाना है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2, 3, 4, 1 इसको आप देखें। अब ये है आपका चार्जिंग सिस्टम की सर्किट, जिसमें ये आपका स्टेटर है। 3 फेज का स्टेटर है। एक वायर ये है, ये आपका जो भी कलर है। ठीक है। एक तो ग्राउंड होता है। 3 तार 3 फेज का ये कनेक्शन है। कितना, 3 फेज का ये क्या है,
कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ये 3 फेज का कनेक्शन होता है और ये किस में चला जाता है, रेगुलेटर में। ठीक है, यहाँ से एसी करंट आता है। कौन सा करंट आता है, एसी करंट पैदा होता है और ये क्या करता है, इसको डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करता है। अब इसे चेक कैसे करते हैं इसकी बात कर लेते हैं। इसको मल्टीमीटर से चेक किया जाता है। क्या चेक करते हैं, मल्टीमीटर से। हमें मल्टीमीटर को 12 वोल्ट पे 20 वोल्ट पे लगाना है और बैटरी पे चेक करना है। बैटरी का नॉर्मल वोल्टेज चेक करते हैं। अगर आपका बैटरी का वोल्टेज 12 और 1270 या 13 के बीच में आ रहा है तो आपकी बैटरी ओके है। अगर 12 वोल्ट से कम है तो आपकी बैटरी वीक या डिस्चार्ज होगी। इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद आप इंजन स्टार्ट करोगे। इंजन स्टार्ट करके सेम कंडीशन, आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको लगाए रखो, इंजन स्टार्ट करो और स्टार्ट करके देखो थोड़ा सा रेस करके वोल्टेज बढ़ रहा है क्या। पहले 1270 था, अभी 13 और 14.50 या 15 वोल्ट तक जा रहा है क्या मैक्सिमम। ठीक है, तो इतना जाना चाहिए करीब। अगर आपका 12 वोल्ट है तो उससे 1.5 वोल्ट ज्यादा होगा, 1.5 से 2 वोल्ट ज्यादा आना चाहिए, तब आपका जो है बैटरी चार्ज होगा। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपका सिस्टम ठीक है, बैटरी चार्ज होगा। और अगर इंजन स्टार्ट करने पे मतलब कि 13 से 14 या 15 वोल्ट तक मिल रहा है तो इसका मतलब चार्जिंग सिस्टम आपकी क्या है, सही है। इस चीज का ध्यान रखना। देखो, अगर आपको चार्जिंग सिस्टम चेक करना है तो उसका एक ही तरीका होता है, गाड़ी स्टार्ट करे, गाड़ी को रेस करे, आपका वोल्टेज 14 से 15 वोल्ट के बीच में आएगा, 13.5 से 15 के बीच में आएगा। अगर ये आ रहा है तो आपका सिस्टम सही है, अगर नहीं आ रहा है तो आपका चार्जिंग नहीं हो रही है। ठीक है, और इसमें भी अगर 15 वोल्ट आ रहा है, मान लो 15 वोल्ट या इससे ज्यादा आ गया तो इसको ओवर चार्जिंग बोलते हैं, ओवर वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, यानी आपका सिस्टम खराब है, ध्यान रख लेना। तो आपका सिस्टम क्या है, खराब है। ठीक है, इस केस में ओवर चार्जिंग के केस में सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटर खराब होता है, आपका आरआर यूनिट खराब होता है। अब बात कर लेते हैं, अगर और भी कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे रेक्टिफायर यानी आरआर यूनिट से जो वायर आ रहा है डिस्कनेक्टेड है, उस कंडीशन में भी वोल्टेज वही दिखाई देगा, यानी आपका वायरिंग का भी फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, चेक करने का, अब ये एसी वाला सिस्टम छोड़ दो, आप सीधे यहाँ पे आओ। ठीक है, स्टेप 5 पे अगर रेगुलेटर आपको चेक करना है तो सिंपल सा है, अगर 15 वोल्ट से ऊपर करंट आ रहा है तो आपका रेगुलेटर खराब है। और अगर आपको जो है स्टेटर को चेक करना है, किसको, स्टेटर को, तो स्टेटर का हम लोग क्या चेक करते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 0.5 ओम से लेके कितना, 5 ओम तक आता है। ठीक है, तो इसमें इसका रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। क्लियर, ध्यान रखना। और अगर जो है वायर वायर को अगर चेक करना है तो इसकी क्या चेक कर लेंगे, कंटिन्यूटी। क्या चेक कर लेंगे, कंटिन्यूटी। और बैटरी को चेक करना है तो बैटरी को चेक किया जाता है नॉर्मल वोल्टेज और क्रैंकिंग वोल्टेज, ये दो चीजें चेक करते हैं। अगर आपको डाउट होगा कि नॉर्मल वोल्टेज क्रैंकिंग वोल्टेज क्या है, तो आपको जो है पुराना वीडियो देखो, उसमें बहुत मैंने टाइम लेकर के बताया है, करीब इलेक्ट्रिसिटी बेसिक का 3-4 रोज पहले ही पढ़ाया था। तो नॉर्मल वोल्टेज मतलब होता है ऐसे ही गाड़ी पे जैसे बैटरी का वोल्टेज चेक करते हो, और सेल्फ लगाते हुए जो वोल्टेज आता है उसको क्रैंकिंग वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे सेल्फ लगाओगे थोड़ा सा वोल्टेज डाउन हो जाता है, तो जो जैसे पहले 1280 था, अब लगाया आपका मान लो 1120 मिल गया, तो ये इसका क्रैंकिंग वोल्टेज बोला जाता है, 1120 लोड देने पर कितना वोल्टेज आ रहा है। तो इस तरीके से चीजें चेक करते हैं। चार्जर अगर चेक करना है तो चार्जर में आपने क्या चेक किया था, अभी अभी मैंने बताया था कि 5000 आरपीएम पे रेस करो। ठीक है, तो आपका जो वोल्टेज आएगा वो जो है 13.5 वोल्ट से 15 वोल्ट के बीच में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को।
अगर 15 वोल्ट से ऊपर जा रहा है तो चार्जर खराब है, स्पष्ट रूप से चार्जर खराब है। ठीक है, अगर वोल्टेज बढ़ ही नहीं रहा, वोल्टेज क्या है, सेम है, ठीक है, वोल्टेज वही है, तो उस कंडीशन में आपका क्या है, क्या खराब होगा, अगर वोल्टेज वही है तो क्या खराब होगा, तब आपका वायरिंग या आपका स्टेटर कॉइल खराब होगा। ठीक है, वायरिंग या स्टेटर कॉइल खराब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो भी मैंने लिखा है यही आपको हमेशा चार्जिंग सिस्टम चेक कराता है और इसी से बनता भी है। आपको पार्ट बदल बदल के चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से चेक करोगे तो आपको आ जाएगा। दोस्तों जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और डेली शाम को 8 बजे जरूर आया करें। आपको बहुत सारी जानकारी से मैं सीरीज चल रही है अभी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप डेली जुड़ा करें, आपको कुछ कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे लिख सकते हैं, कोई कमेंट है तो आप कर सकते हैं। तो चार्जिंग सिस्टम कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे इग्निशन सिस्टम की। किसकी बात करते हैं, इग्निशन सिस्टम की। इग्निशन सिस्टम की अगर बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सीकेपी सेंसर, जिसको आजकल पहले पिकअप कॉइल बोला जाता था। इसके बाद ये वायर होती है, क्या होती है, वायर। उसके बाद आता है आपका सीडीआई या ईसीयू। इसके बाद आपका आता है फिर से वायर। इसके बाद आपका आता है, क्या है ये, पिकअप कॉइल, एसटी कॉइल या इग्निशन कॉइल, या इसको लीड कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, जो भी आप बोलते हैं आप इसको बोलिए। ठीक है, तो मैं इसको अभी एसटी कॉइल लिख रहा हूँ ना, या इग्निशन कॉइल भी लिख सकते हैं। जो भी आप इसको अपने वर्कशॉप या अपने एरिया में बुलाते हो आप बुलाइए। ठीक है, आगे देखो। अब देखो इसमें, अगर आपको इग्निशन सिस्टम को अगर समझना है तो इसमें ये सारे पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैंने BS6 की जब मैं क्लास ले रहा था तो सेम यही पीपीटी मैंने वहां पे भी पढ़ाई है और इसको काफी डिटेल्स में बताया था। कोई नहीं, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीकेपी सेंसर यानी पिकअप कॉइल कहाँ पे रहता है, मैग्नेट रोटर के पास में लगा होता है, फ्लाईव्हील के ऊपर रहता है। फ्लाईव्हील में रोड्स बने होते हैं, वो इसी को पढ़ता है और ये क्या करता है, इग्निशन टाइमिंग को नोट करता है, इंजन आरपीएम बताता है और इंजेक्शन टाइमिंग भी बताता है। याद रखना, इंजन का आरपीएम कौन बताता है, सीकेपी सेंसर बताता है। स्पार्क कब आएगा इसको कौन बताता है, सीकेपी सेंसर बताता है। इंजेक्शन यानी पेट्रोल कब छिड़का जाएगा ये कौन बताएगा, सीकेपी सेंसर बताएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगर ये खराब हुआ तो क्या समस्या आएगी, गाड़ी मिस फायर करेगी, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा, स्पार्क नहीं आएगा, पिकअप में समस्या आएगी। अगर सीकेपी सेंसर खराब हुआ तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, यानी सीकेपी का मतलब पिकअप का। इसके कोड भी आते हैं, अगर आप ओबीडी टूल से चेक करोगे तो P0335 क्रैंक शॉट पोजिशन सेंसर लिख के आता है, P0336, P0301 मिस फायर का कोड। ये सारे कोड आपको मिलते हैं अगर आपके पास ओबीडी टूल है तो। अगर आपके पास ओबीडी टूल नहीं है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको किस कंपनी का लेना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट होगा। इसके बाद आता है, अगर ये समस्या है तो इसको चेक कैसे करेंगे, पिकअप कॉइल को कैसे चेक करते हैं। पिकअप कॉइल का रेजिस्टेंस चेक किया जाता है, 200 ओम पे चेक करेंगे, 50 ओम से लेके 600 ओम के बीच में आएगा। सॉरी, 200 नहीं, आप 2000 पे चेक करो, 200 पे तो बताएगा ही नहीं ना, 600। तो 2000 ओम पे चेक करेंगे, 2000 ओम को 2K भी बोलते हैं। ठीक है, इतने पे चेक करेंगे, 50 ओम से लेके 600 ओम तक ये बताएगा। ठीक है,
दूसरा, अगर आपने इसको चेक कर लिया, अगर ये सही है, खराब है तो अगर इसके रेंज के बाहर है तो आप इसे चेंज कर देंगे। और इसकी वायरिंग को भी आपको चेक करना है। वायरिंग के लिए हमेशा कंटिन्यूटी चेक किया जाता है। क्या कोई ऐसा बंदा है जिसको मल्टीमीटर नहीं चलाने आता? कमेंट करो। ठीक है, अगर आपको मल्टीमीटर नहीं चलाने आता तो एक बार जरूर मुझे कमेंट करना। मैं आने वाला समय में कुछ वीडियो मल्टीमीटर पे लेके आ जाऊंगा। ठीक है, बट आपको मल्टीमीटर आना चाहिए। तीसरा, इसमें पीक वोल्टेज चेक करते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर पे एसी वोल्टेज पे लगा करके आप इसका पीक वोल्टेज भी चेक कर सकते हो। अगला आता है, ये तो मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं इसका एसटी कॉइल का, या इसको इग्निशन कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखोगे, पहले तो ये जानो कि एसटी कॉइल काम क्या करता है। यह जब ईसीयू द्वारा सिग्नल मिलता है तो 12 वोल्ट को 20,000 वोल्ट में कन्वर्ट करता है और स्पार्क प्लग को दे देता है। ठीक है, तो इसका ये काम होता है। अच्छा, BS6 गाड़ियों में इसका भी कोड आता है, ध्यान रखना। इसका भी कोड आएगा P0351, P0352 और P1559, 2300, P2301, ये इसके कोड आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इग्निशन कॉइल्स के भी क्या होते हैं, कोड आते हैं। अब बात करते हैं इसको चेक कैसे करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखो कि अगर पिकअप कॉइल है तो पिकअप कॉइल पे आपका वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले हम लोग वोल्टेज ही चेक करते हैं। कितना वोल्टेज सप्लाई होता है? लगभग 12 वोल्टेज होता है, बट आप चेक करोगे तो इसमें 10.5 से 12 वोल्ट के बीच में मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलता है ना, क्योंकि ईसीयू से होकर करंट आता है तो वोल्टेज 1-2 वोल्टेज डाउन हो जाता है। इसके बाद अगर सप्लाई आ रही है तो इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे, और सप्लाई नहीं आ रही है तो वायर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब अगर कंटिन्यूटी भी आ रही है तो ईसीयू बदल के चेक करेंगे, ध्यान रखना। अब रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जो कॉइल, इसमें जो एसटी कॉइल होता है ना, इसमें क्या होता है, एक प्राइमरी सर्किट होती है, एक सेकेंडरी होती है। क्या चीज? एक प्राइमरी। ठीक है, जब प्राइमरी वाला चेक करते हैं तो ये एक यहाँ पे लगा लेते हैं, एक यहाँ पे लगा करके 200 ओम पे चेक करेंगे। अगर आपको सेकेंडरी चेक करना है तो इसको 20K पे चेक किया जाता है। किस पे चेक करते हैं? 20K पे लगा के चेक करोगे, एक यहाँ लगा दोगे और एक ये पिन नंबर 1 या 2 में से किसी एक में लगा दोगे। ये पिन नंबर 1 और 2 है। और अगर आपको सेकेंडरी चेक करना है तो प्लग एडाप्टर साइड एक लगा देंगे और एक इधर लगा देंगे। आपका ये रेजिस्टेंस बता देगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस 5 किलो ओम से लेके 15 किलो ओम के बीच में आएगा। यदि कंटिन्यूटी आ रही है तो ईसीयू को भी बदल के चेक कर लेना। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर आपका आ रहा है तो फिर वायर चेक करेंगे। इतनी चीजें आप चेक करोगे। ठीक है, अगर आपको और डिटेल्स वीडियो इसका चाहिए तो कमेंट करना। ठीक है, मैं केवल आपको रिकैप करा रहा हूँ, अभी ऑलरेडी पिछले ही वीडियो में इसको मैंने आपको पढ़ाया हूँ। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इसमें आपको एक चीज और बता रहा हूं मैं। ये तो हो गया इसका, एक पार्ट और बचता है, उसको बोलते हैं स्पार्क प्लग एडॉप्टर। क्या बोलते हैं? प्लग एडॉप्टर, या जिसको प्लग कैप बोलते हो आप लोग। अगर प्लग कैप की लोग बात नहीं करते हैं, बट मैं प्लग कैप की बात करता हूं, क्योंकि प्लग कैप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत ध्यान से समझना, प्लग कैप की साइंस क्या होती है। प्लग कैप क्या करता है ना, स्पार्क प्लग और एसटी कॉइल को जोड़ने का काम करता है। और जब स्पार्क आता है ना तो स्पार्क के वजह से जो बैक करंट आता है उसको भी ये होल्ड करता है।
ठीक है। BS6 गाड़ियों में देखोगे इसका रेजिस्टेंस होता है। बजाज की गाड़ी में देखोगे तो 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 3 किलो ओम के 3 स्पार्क प्लग आते हैं। इसी प्रकार टीवीएस की गाड़ियों में देखोगे ना तो उसके भी स्पार्क प्लग में रजिस्टर लगा होता है, और हीरो की भी गाड़ियों में देखोगे तो रजिस्टर आता है। सेम ऐसे ही जितनी भी कंपनियां हैं सबको सब जो है क्या करते हैं, इसमें रजिस्टर देना स्टार्ट कर दिए। पहले नहीं आता था। अगर लोकल देखोगे ना, लोकल जो स्पार्क प्लग आता है उसमें कोई रजिस्टर नहीं होता है। तो जो बैक करंट आता है ना, बैक करंट की वजह से बार बार ECU खराब हो जाता है। ध्यान रखना इस बात का। इसलिए प्लग अडाप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसमें रजिस्टर लगा है तो इसको मल्टीमीटर ले लो, और मल्टीमीटर से क्या करो कि कितना 20K पे लगा करके चेक कर लो। ठीक है, 20K या 2K पे लगा के चेक करो, इसका रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो ये होता है प्लग एडॉप्टर। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्पार्क प्लग। वो भी आपका किसका पार्ट है? इग्निशन सिस्टम का। मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया था। तो स्पार्क प्लग, इसका मटेरियल तैयार नहीं हो पाया था ना। अब देखो स्पार्क प्लग की बात करूं तो स्पार्क प्लग का काम होता है स्पार्क जनरेट करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हर सर्विस में खोल के सफाई करनी चाहिए, और इसके लिए मशीन से सफाई करें या तो सबसे बेस्ट है, बट इसकी सफाई हर सर्विस में करना चाहिए। और स्पार्क प्लग को टाइम टू टाइम बदल दो। 8 से 10 हज़ार किलोमीटर चलने पे स्पार्क प्लग बदल दिया जाता है। ठीक है। अब स्पार्क प्लग भी देखोगे ना, उस पे अलग अलग टाइप के होते हैं। अब जिस गाड़ी का जो स्पार्क प्लग है वही लगाओ। लेकिन स्पार्क प्लग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जब आप स्पार्क प्लग खोलते हो या बनाते हो, सफाई करते हो, तो हमें स्पार्क प्लग का गैप बनाना होता है। ये गैप मेंटेन करना है। स्पार्क प्लग का सबसे बेसिक चीज है। बाकी स्पार्क प्लग का नंबर होता है UR5KCU, बोस का है, चैंपियन का है, RG6, ठीक है, 8 ऐसे करके लिखा रहता है ना। तो ऐसे बहुत नंबर आएगा, वो अब अलग विषय है। लेकिन ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। अगर ये गैप का साइंस आप समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखो जब स्पार्क आता है ना, स्पार्क कितना अच्छा आएगा ये डिपेंड करता है कि ये आपका गैप क्या है और ये इलेक्ट्रोड कैसा है। ठीक है। तो ये गैप मेंटेन करने के लिए इसके पास एक टूल आता है, वायर गेज। ठीक है। वायर गेज अगर मार्केट में जाओगे तो ऐसे टूल रहता है, इसमें अलग अलग ऐसे वायर लगे होते हैं। ठीक है, मोटा पतला करके वायर लगा होता है, इसमें नंबर लिखा होता है। तो जो गैप स्पार्क प्लग के लिए होता है वही गैप वाला जो है इसमें वायर जाएगा, बाकी दूसरा नहीं जाएगा। ठीक है। तो अपने को क्या करना है, हम लोग तो भाई बाहर काम कर रहे हैं, कंपनियों के पास डेटा है। तो हमें क्या करना होता है कि जब भी नया स्पार्क प्लग ला रहे हो तो इसमें डाल डाल के चेक कर लेते हैं इसका गैप कितना है। जैसे 0.6 से 0.7 गैप है, तो हमें ये मान लो कि हमारे पास एक्सल 100 है। एक्सल 100 के लिए स्पार्क प्लग का गैप ये है, तो आपने क्या किया, ये गैप नोट कर लिया, अपने कॉपी पे लिख दिया। अब ये कॉपी पे लिख दिया तो आपका हमेशा के लिए डेटा बन गया। अब जब भी स्पार्क प्लग डालोगे तो इसी गैप का डालो, आपका गाड़ी हमेशा मस्त चलेगा। इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गैप बनाना। बाकी जो कंपनी का आता है, जिस नंबर का आता है वही नंबर का स्पार्क प्लग डालो। जैसे उस पर कोड लिखा होता है ना, बोस का URK5ECU ऐसे करके लिखा होता है। तो जो भी आप डायरी बनाते हो ना, उस डायरी पे लिख लो एक्सल 100 स्पार्क प्लग। जैसे आपने स्पार्क प्लग वाला चैप्टर डाला, एक्सल 100 का स्पार्क प्लग का गैप ये है, कोड क्या है, कोड डाल दिया, बोस का है, चैंपियन का है, ये लिख दिया, तो आपके पास चार्ट रहेगा। वही हमेशा डालना चाहिए, आपका गाड़ी का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहेगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप जहाँ पे भी हो हमेशा अच्छा करें। ओके। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सॉल्यूशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करना अभी ये इमेज कैसा लग रहा है। अभी मैंने कल इसको बनाया। सो इसी पे क्लोज करते हैं।
ओके, थैंक यू।